हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 30 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को पता है कि आज संडे है, तो संडे के दिन स्पेशल मैराथन क्लास होता है जिसमें आप सभी को एक वीक के करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन करवाया जाता है। तो इसमें आप सभी को 60 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। यह क्लास हम 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 30 जून के संडे स्पेशल मैराथन क्लास में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हर प्रश्न में थोड़ी सी व्याख्या हम देंगे, ठीक है। हाल ही में अंकटाड के विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 15वां। इसकी व्याख्या देखें तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यह जारी कौन करता है? तो यह रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड। अंकटाड की स्थापना पूछे कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? जिनेवा में है। विश्व निवेश रिपोर्ट में पहला स्थान मिला है यूएसए को, दूसरा स्थान मिला है चीन को, और अपने भारत को पूछे कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत को 15वां स्थान मिला है। कुछ इंडेक्स में देख लेते हैं भारत को कौन सा स्थान मिला है। 134वां स्थान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को मिला है। 129वां स्थान किस में मिला है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में मिला है। 176वां स्थान मिला है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में मिला है। करप्शन यानी भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 93वां स्थान मिला है। जबकि वही देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 109वां स्थान मिला है। सेकेंड प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 मनाया जाता है 23 जून को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 23 जून को मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम रखी गई है, चलो साथ बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। इसकी थीम रखी गई है। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब होती है? तो 23 जून 1894 को होता है। और वहीं इसकी संस्थापक पूछे कौन है? तो इसके संस्थापक थे पियरी डे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आईओसी का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। एक प्रश्न आप सभी को और याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएन लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 23 जून को मनाया जाता है। तो दो क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, यूएन लोक सेवा दिवस, दोनों 23 जून को मनाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी है? तो महिलाओं के हिजाब पहनने पर और ईद में जो बच्चे शरीक होते हैं, यानी कि जो ईद में बच्चे भाग लेते हैं और उनको गिफ्ट मिलता है और वो इंजॉय करते हैं, तो इन सभी चीज़ों में जो है बच्चों को भी जाने से मना कर दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों को गिफ्ट देने से और इंजॉय करने से मना कर दिया गया है, और साथ में महिलाओं के हिजाब पहनने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? रहमान जी हैं। और यहाँ की राजधानी पूछे क्या है? तो यहाँ की राजधानी का नाम है दुशांबे, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा तजाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा है चौथा, हाल ही में भारत को घरेलू एयरलाइंस बाजार क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक स्तर पर घरेलू एयरलाइंस बाजार में भारत को तीसरा स्थान मिला है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घरेलू एयरलाइंस क्षमता। इसमें पूछे पहला स्थान किस देश का है? तो यूएसए का है, दूसरा स्थान चीन का है, भारत का तीसरा स्थान है। भारत में एक साल में कितने लोग यात्रा करते हैं एरोप्लेन से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15.5 मिलियन लोग जो है यात्रा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में प्रारंभ किया है। भारत और श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र को देखते हुए एक योजना प्रारंभ करी है, जो नई दिल्ली में प्रारंभ करी है, ठीक है। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। यानी कि समुद्र से जो लगे तटीय राज्य होते हैं उनकी रक्षा करना, और साथ साथ में कोई अगर बाहरी देश मतलब सीमा में इंटर करना चाहता है तो उसकी भी निगरानी रखना, ठीक है। तो इन सभी की सुरक्षा को देखते हुए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई है। और यह जो है किसके बीच में हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन कोच पुरस्कार अगर पूछे किसे दिया गया है तो यह दिया गया है ऑप्शन ए गोल्डन थ्रेड को। 2 पुरस्कार याद रखना है। अगर बात करते हैं MIFF यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है तो 2024 में मुंबई में। M से मुंबई हो जाएगा, I से इंटरनेशनल, F से फिल्म, F से फेस्टिवल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। और इसमें 2 पुरस्कार आप सभी को याद रखना है। एक तो गोल्डन कोच पुरस्कार किसे दिया गया है तो गोल्डन थ्रेड फिल्म को दिया गया है और इसी फिल्म को जो है गोल्ड अवार्ड भी प्रदान किया गया है। दूसरा अवार्ड है शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह किसे दिया गया है तो यह सुबैया नल्ला मुथु जी को दिया गया है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में कनिष्क फ्लाइट 182 में बम विस्फोट की जांच किस देश में की जा रही है? तो फ्लाइट का नाम है कनिष्क और फ्लाइट नंबर कितना है तो 182 में बम विस्फोट हुआ था। और यह बम विस्फोट कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और आज 2024 में अगर पूछे कितना साल हो गया है तो 39 ईयर हो गया है। और अभी तक जो है कनिष्क जहाज़ में जो ब्लास्ट हुआ है यह किस कारण हुआ था इसका पता नहीं लगाया जा सका है। और इस फ्लाइट का संबंध अगर पूछे, इसकी जांच अगर पूछे कहाँ हो रही है तो इसकी जांच हो रही है कनाडा से यह जहाज़ उड़ी थी और कहाँ आना था, यह दिल्ली में आना था। और रास्ते में ही जो है जैसे कनाडा से उड़ी वैसे ही यहाँ पे जो है ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, तो इसे आप याद रखना है। 29 साल हो गए हैं, अभी इसका पता नहीं लगाया जा सका है कि ब्लास्ट किस कारण से हुआ है। ठीक है, एक घटना और आप सभी को याद रखना है जो कि कनाडा से ही संबंधित है। अगर पूछे कामागाटो प्रकरण कब घटित हुआ था तो 1914 में घटित हुआ था। ठीक है, यह जहाज़ कामागाटा मारू क्या है, यह एक जापानी जहाज़ है जो कि भारतीयों ने लीज पर लिया था, यानी कि यात्रा करने के लिए लिया था। और इस जहाज़ को लेकर कहाँ आए थे? कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर आना चाहते थे, लेकिन यह इस द्वीप पर पहुँचने के बाद जो है कनाडा की सरकार ने इन्हें जो है यहाँ पर लैंड मतलब उतरने से मना कर दिया। फिर यह जहाज़ जो है वापस जाती है, जिसकी वजह से आने और जाने में इसमें जो यात्री थे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इसमें जो है आधे से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो कामागाटो प्रकरण पूछे कब हुआ था तो 1914 में हुआ था। और इसके बाद कनिष्क जहाज़ में जो ब्लास्ट हुआ था यह कब ब्लास्ट हुआ था? 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न है 8वां, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है श्रीलंका में। श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म के प्रवेश के लिए पोषण उत्सव मनाया जाता है। और अगर पूछे कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रवेश किसने कराया था तो सम्राट अशोक के पुत्र महिंद्रा ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात है हमारा, मतलब 9वां प्रश्न है, हाल ही में खालूबारी युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो खालूबार युद्ध स्मारक का संबंध हो जाता है लद्दाख में। लद्दाख में जो है 29 जुलाई 1919 में कारगिल विजय की याद में जो है खालूबारी युद्ध स्मारक की स्थापना की गई है और इसका संबंध किससे है? लद्दाख से है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न याद रखते हैं, 29 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से जो है, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसको जो है यूटी बना दिया जाता है। और किस प्रकार का? तो इससे जम्मू कश्मीर से 2 यूटी बना दिया जाता है, एक तो लद्दाख बना दिया जाता है और दूसरा जो है जम्मू कश्मीर बना दिया जाता है। ठीक है, तो कब बनाया जाता है? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च मानक IS 18590 2024 और IS 18606 2024 का संबंध किससे है? तो इन दोनों प्रोडक्टों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है इलेक्ट्रिक वाहन से। ठीक है, तो यह क्या है? तो ये दोनों एक बैटरी के प्रकार हैं। 11वां प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर जेन्स स्टोलनबर्ग को नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसको नाटो कहते हैं, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1949 में। वर्तमान में इसमें पूछे इस संगठन में कुल कितने देश हैं? तो 32 देश हैं। 31वां देश कौन सा है? फिनलैंड है। और 32वां नवीनतम देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। नाटो के अगर पूछे महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग को नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल जो है अक्टूबर 2024 के बाद समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है नाटो के महासचिव कौन बन जाएंगे? मार्क रूटे बन जाएंगे। नाटो का अगर मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है,
हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 8वां स्थान मिला है। ब्रिक्स खेल 2024 इसका पूछे आयोजन कहाँ किया गया था? तो कजान रूस में किया गया था। पहला स्थान इसमें किसका है? तो रूस का है। रूस ने टोटल कितने गोल्ड जीते हैं? तो 262 गोल्ड जीते हैं। और ब्रिक्स खेल में भारत को कौन सा स्थान मिला है पदक तालिका में? तो 8वां स्थान मिला है। भारत ने 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रोंज मेडल जीते हैं। टोटल भारत ने 29 मेडल जीते हैं। इसका अगर बात करते हैं ब्रिक्स खेल का शुभंकर क्या है? तो तेंदुआ ब्रिक्सिक इसका शुभंकर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में लंदन स्थित वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित पहली मीडिया टीम बिलन का संबंध किससे है? तो वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? बिलन को दिया गया है। बिलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है सोमालिया से। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 यह पूछे कहाँ प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है लंदन में। और किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है बिलन को दिया गया है। और बिलन से कहाँ से संबंधित है? यह सोमालिया से है। ठीक है, बिलन कहाँ से संबंधित है? सोमालिया से संबंधित है। बिलन क्या है? तो महिला मीडिया टीम है। तो महिला मीडिया टीम है जिसका नाम है बिलन। और बिलन कहाँ से संबंधित है? तो यह सोमालिया से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में T20 विश्व कप में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन हैं? तो आप सभी को पता है कल जो है भारत इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में फाइनल मुकाबला था। और इसमें इंडिया जो है कितने रन से जीत जाती है? तो 7 रन से इंडिया इसमें जीत जाती है। तो भारत 13 साल बाद जो है T20 का वर्ल्ड कप जीता है। कितना? 13 साल बाद जीता है, ये आपको याद रखना है। और कितने रन से? तो 7 रन से जीत लिया है। ठीक है, तो अब प्रश्न देख लेते हैं, लगातार 2 हैट्रिक लगाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो पैट कमिंस बन गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका पूछे आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था USA और वेस्ट इंडीज में किया गया था। इसका अगर पूछे क्रम इस बार कौन सा है? तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ब्रांड एम्बेसडर पूछे किसे बनाया गया था? तो युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल को बनाया गया था। भारत की ओर से इसमें रेफरी कौन थे? तो जवागल श्रीनाथ जी थे। और लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन है? पैट कमिंस हैं। और पहली बार हैट्रिक कब ली थी? तो बांग्लादेश के खिलाफ। और दूसरी बार अफगानिस्तान के खिलाफ लिए थे। और पैट कमिंस का अगर पूछे संबंध किस देश से है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है जो यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट सूची जारी कर दी गई है। इसमें भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं। एक तो साहित्य के क्षेत्र में कौन सा शहर शामिल किया गया है? कोझीकोड को शामिल किया गया है। जबकि संगीत के क्षेत्र में किस शहर को शामिल किया गया है? ग्वालियर को। ग्वालियर का संबंध मध्य प्रदेश से है, जबकि कोझीकोड का संबंध किस राज्य से है? तो यह केरल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा है 16वां। हाल ही में इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो पुष्पक का तीसरी और अंतिम बार परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो यह चित्रदुर्ग से किया गया है। चित्रदुर्ग का संबंध पूछे किस राज्य से है? तो यह कर्नाटक से संबंधित है। पुष्पक क्या है? एक रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है। और इसका जो है तीसरी बार और अंतिम बार परीक्षण कहाँ से किया गया है? चित्रदुर्ग से किया गया है, जो कि कर्नाटक का एक शहर है। अब वहीं बात करते हैं चित्रकूट में, जो कि यूपी का एक शहर है। चित्रकूट में एक ग्लास स्काई ब्रिज की स्थापना की गई, यानी कि शुरुआत की गई है। और इसका आकार पूछे किस आकार का है? तो यह स्काई ब्रिज का आकार है धनुष के आकार का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 17वां। हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र यह भारत में इसकी पहली बार स्थापना होती है। और कहाँ पे हुआ है? तो यह गुजरात में हुआ है। इसके अध्ययन और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और यह कब इसकी स्थापना की गई है? तो 23 जून को किया गया है। इसका उद्घाटन पूछे कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्घाटन किसने किया है? तो PT उषा जी ने किया है। और PT उषा जी वर्तमान में क्या है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 18वां।
हाल ही में कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कूटनीति में कब मनाया जाता है? तो यह मनाया गया है 23 जून को, 24 जून को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर व्याख्या करें तो कूटनीति में यानी कि राजनीति में महिलाओं को भी शामिल करने के मामले में जो है महिलाओं को अधिकार देने के लिए कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 2024 में कब मनाया गया है? तो यह 24 जून को मनाया जाता है। और 24 जून को अगर पूछे कि 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई है, तो कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 में इसकी थीम रखी गई है समावेशी कूटनीति, यानी कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। इसे ही बोलते हैं समावेशी कूटनीति। विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 19वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर के राधाकृष्णन। डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति की सिफारिश पर, और ये अगर पूछे कौन है तो डॉक्टर के राधाकृष्णन जी ये इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं। इनकी ही अध्यक्षता में जो है परीक्षाओं में जो नकल है इसको रोकने के लिए एक समिति की स्थापना की गई है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 20वां, हाल ही में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अम्बुबाची का मेला लगता है आसाम में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अम्बुबाची का मेला अगर पूछे किस शक्तिपीठ में आयोजित किया जाता है? तो कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है अम्बुबाची मेला की शुरुआत 23 जून से हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 21वां, हाल ही में गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का चौथा देश कौन सा है? अभी मैंने बताया था कि नाटो में टोटल कितने देश शामिल हैं? 32 देश शामिल हैं। 32वां देश कौन सा है? तो स्वीडन है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ बात किया गया है गैर नाटो, यानी कि नाटो में शामिल है लेकिन नाटो के जो मुख्य देश होते हैं उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित होने वाला अफ्रीका का चौथा देश कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है केन्या। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है कुछ दिनों पहले यूएसए यानी अमेरिका ने केन्या को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप का केन्या चौथा देश बन जाता है जो नाटो में शामिल हो गया है। और केन्या पर अब सुरक्षा और प्रतिबद्धता पूर्ण रूप से किसके अधिकार पर चला गया है? तो नाटो में। अगर अब कोई केन्या पर आक्रमण करता है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? नाटो करने वाला है। बाकी के 3 देश देख लेते हैं जो गैर नाटो देश में शामिल हैं। तो मिस्र, मोरक्को, ट्यूनेशिया और केन्या, ये 4 देश हैं जो गैर नाटो सहयोगी देश में शामिल हो गए हैं। 22वां प्रश्न है, यूएन महिला डेटा के अनुसार महिला राष्ट्राध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या के आधार पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को ऑप्शन सी 171वां स्थान मिला है। यूएन महिला रिपोर्ट में अगर बात करते हैं कि कैबिनेट के क्षेत्र में या फिर राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को जो है शामिल किया गया है, इस मामले में अगर देखा जाए पूरे विश्व में महिलाएं कितनी भागीदारी लेती हैं राजनीति में, तो इस मामले में भारत को 171वां स्थान मिला है। जबकि पहला स्थान किस देश को मिला है? तो पहला स्थान मिला है फिनलैंड को। यहाँ में जो राजनीति है उसमें अगर बात करते हैं कि जो कैबिनेट मंत्रियों की जो श्रेणी होती है उसमें टोटल 19 पद हैं। ठीक है, फिनलैंड में, जिसमें अगर बात करते हैं तो 12 महिलाएं हैं और बाकी के जो बचते हैं 7 पुरुष हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है अगर पूछे कि राजनीति में किस देश में महिलाओं ने भाग ले रखा है तो फिनलैंड में। और भारत की रैंक कितनी है? तो 171 है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में गामा रे बस्ट का अध्ययन करने के लिए किसने संयुक्त SVOM मिशन लॉन्च किया है? तो सोम मिशन किसने लॉन्च किया है? तो चीन और फ्रांस ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सोम मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यह चीन और फ्रांस ने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर। इसमें अध्ययन किया जाएगा गामा रे बस्ट का, जो कि ब्लैक होल से निकलती है। ठीक है, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था किस रॉकेट से? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सियांग प्रांत से लॉन्च किया गया था। और यह प्रांत किस देश से संबंधित है? चीन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में WTT कंटेनर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीजा अकुला। WTT कंटेनर लागोस 2024, WTT यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट, यह जो ट्रॉफी है यह किससे संबंधित है? तो यह टेबल टेनिस से संबंधित ट्रॉफी है। इस ट्रॉफी को अगर पूछे महिला वर्ग में विजेता कौन बन गई हैं? तो श्रीजा अकुला जी बन गई हैं। इन्होंने किसको हराया है? तो चीन को हरा दिया है।
इस प्रकार से श्रीजा अकुला भारत की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। और पूछे कि WTT कंटेनर लागोस में इसका आयोजित किया गया था। लागोस पूछे किस देश में है, तो यह नाइजीरिया में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में हेनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो माइग्रेशन के क्षेत्र में देखा जाए भारत को तीसरा स्थान मिला है। हेनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान चीन को और दूसरा स्थान UK यानी लंदन को मिला है। माइग्रेशन, इसमें बात करते हैं हेनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट में इसमें बात किया जाता है कि देश से जो करोड़पति लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि करोड़पति हो जाते हैं तो वो जो है भारत से निकल के या चीन से निकल कर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं। इस इंडेक्स का मतलब यही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स में। जैसे फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है चौथा, यात्रा और पर्यटन में भारत की रैंक है 39, SDG गोल में भारत की रैंक मैंने बता दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक है 109 और प्लास्टिक कुप्रबंधन में भारत की रैंक है दूसरा। और पहला पूछे किसका है प्लास्टिक कुप्रबंधन में, तो चीन का है। हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह प्रारंभ हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है लंदन में। इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो इस संगठन में शामिल है 85 देश। और अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 64वीं परिषद की बैठक कहाँ हो रही है? तो नई दिल्ली में होगी। नई दिल्ली में होगी यानी कि इसका होस्ट भारत होगा। और इसकी अध्यक्षता पूछे कौन करने वाला है, तो इसकी अध्यक्षता भी भारत करेगा। 27वां प्रश्न, हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, NS राजा सुब्रमण्य जी को नियुक्त किया गया है। अगर बात करते हैं कि दूसरे CDS कौन चुने गए हैं, तो अनिल चौहान जी बने हैं। नेवी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश त्रिपाठी जी बने हैं। आर्मी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं। जबकि आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो NS राजा सुब्रमण्य जी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा है? तो चौथा शहर बन गया है श्रीनगर। विश्व शिल्प शहर सूची जारी कर दी गई है। इसमें पूछा गया है कि विश्व सिटी शहर में शामिल भारत का चौथा शहर कौन सा है? श्रीनगर है। पहला पूछे कौन सा था? जयपुर, दूसरा मल्लपुर और तीसरा पूछे मैसूर में, ठीक है, मैसूर है। अगर वहीं बात करते हैं भारत के 2 शहर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं, वो 2 शहर कौन कौन से हैं? अहमदाबाद और जयपुर है। अहमदाबाद को कब शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज में? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में, तो यह शामिल किया गया था 2017 में। जबकि जयपुर को कब शामिल किया गया था? तो 2019 में शामिल किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 29वां, हाल ही में भारत 6G अलायंस ने किस देश के आउलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो भारत 6G ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? आउलू के साथ किया है। और आउलू विश्वविद्यालय का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध हो जाता है फिनलैंड से। आउलू, मैंने बताया कि भारत 5G अलायंस के बीच एक समझौता हुआ किसके साथ? आउलू विश्वविद्यालय के साथ। यह विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? फिनलैंड से। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं और इसकी राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में स्कूल इन अ बॉक्स पहल किसने प्रारंभ करी है? यानी कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो बच्चों को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए स्कूल इन अ बॉक्स पहल शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। आप सभी को पता है असम में मानसून के आते ही सबसे ज़्यादा बाढ़ असम और बिहार में देखा जाता है। और असम में पूछे बाढ़ किस नदी के द्वारा आता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आता है। जबकि बिहार में पूछे किस नदी के कारण आता है? तो कोसी नदी के कारण आता है, ठीक है। तो स्कूल इन अ बॉक्स पहल कहाँ शुरू किया गया है? तो यह असम में शुरू किया गया है। असम के अगर पूछे CM कौन है? तो हेमंत बिस्वा है। 31वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो चांद की सतह से मिट्टी लाने वाला पहला देश दुनिया का बन गया है चीन। चीन का अगर पूछे मिशन का क्या नाम है? तो चांग 6 मिशन है। और यह मिशन कहाँ का है? यह चीन का मिशन है। और यह चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश का पहला देश बन गया है। और यह मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो मई 2024 में लॉन्च किया गया था। अगर बात करें कि चांद पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी कौन सा है? तो इंटुएटिव कंपनी है। यह कंपनी कहाँ का है? यह कंपनी USA का है। और इस कंपनी का अगर पूछे लैंडर कौन सा है जो चांद की सतह पर उतरा था? तो ODCS लैंडर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में
क्वार्टरली असाइनमेंट्स की बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2024 में कौन से भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है, यानी कि स्टडी के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो इसमें अगर पूछे, भारत में अगर पूछे जाए सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली है भारत में सबसे पहला शहर जो कि विद्यार्थियों के लिए काफ़ी किफ़ायती है। अगर वही पूछे कि विश्व में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है, तो 111वां स्थान मिला है। और पहला स्थान बेस्ट स्टूडेंट सिटी में किस शहर को दिया गया है, लंदन को दिया गया है। और दूसरा शहर दिया गया है टोक्यो को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 33वां। हाल ही में चर्चा में रहा पारस्परिक रसद समझौता RELOS का संबंध किस देश से है, तो भारत और रूस से है। यानी कि अगर भारत मान लीजिए कि कनाडा पर या फिर अमेरिका से युद्ध हो जाता है और भारत यहाँ पे है और अमेरिका यहाँ पे है, ठीक है, और रूस जो है यहीं पर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए भारत का जहाज़ यहाँ पर जाता है और यहाँ की सैनिक भी जाती है, तो सैनिक को अगर भूख लग जाता है, प्यास लग जाता है, या फिर यहाँ की जो जहाज़ युद्ध करने आता है, इस जहाज़ में अगर तेल वगैरह खत्म हो जाता है या फिर सैनिकों को भोजन करवाना होगा, तो भारत जो है इस RELOS मिशन के तहत जो है रूस से हेल्प ले लेगा। यानी कि रूस की सेना जो है भारत को जो है तेल दे देगी और इसके साथ साथ भोजन भी दे देगी, ठीक है। तो पारस्परिक रसद समझौता किसके बीच में हुआ है, इंडिया और रूस के बीच में हुआ है। यह समझौता किस प्रकार का है, सैन्य रसद समझौता, यानी कि आवश्यक सामग्री की पूर्ति करना, सैनिकों को देना, और जहाज़ों में अगर तेल वगैरह खत्म हो गया तो उसको भी भर देना, ठीक है। अगर वहीं बात करते हैं इसी तरह का समझौता किसके बीच में हुआ है, तो भारत और USA के बीच में भी हुआ है, जिसका नाम है LEMOA। और यह समझौता कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था। 34वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, ओम बिरला जी को। लोकसभा या स्पीकर अगर पूछे अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं इनकी नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है 93वां। और हटाने के लिए कौन सा अनुच्छेद यूज किया जाता है, तो 94वां अनुच्छेद यूज किया जाता है। अगर बात करें लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो 1992 में लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे गणेश वासुदेव मालेवंकर। और 18वें लोकसभा के स्पीकर कौन बने हैं, तो ओम बिरला जी बने हैं। और इनके विरुद्ध कौन खड़े थे, तो के सुरेश खड़े थे, जो कि हार गए। ओम बिरला जी जीत जाते हैं। और ओम बिरला जी का सीट पूछे कहाँ से ये सांसद बने हैं, तो कोटा बूंदी से बने हैं, जो कि ये प्रांत अगर पूछे कहाँ है, तो यह राजस्थान में है। बहुत ऊपर चला गया, एक सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 35वां। हाल ही में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलायंस से। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो ये प्रश्न याद कर रखना है आप सभी को कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बनाई गई हैं, अन्नपूर्णा देवी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन बनाए गए हैं, चिराग पासवान जी बनाए गए हैं। जल शक्ति मंत्री कौन बनाए गए हैं, CR पाटिल जी बनाए गए हैं। उड्डयन मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो राम मोहन नायडू जी बनाए गए हैं। अगर बात करें कि 3.0 मोदी 3.0 में सबसे युवा मंत्री कौन है, तो राम मोहन नायडू जी हैं। कृषि मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो शिवराज सिंह चौहान बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसने प्रारंभ किया है, तो यह प्रारंभ किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। तो सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ किसके द्वारा शुरू किया गया है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और यह पहल कब से शुरू हो जाएगा, 1 जुलाई से शुरू होगा और 31 अगस्त के बीच में चलने वाला है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो मनोहर लाल खट्टर जी बनाए गए हैं। 37वां प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहित शर्मा बन गए हैं। T20 में 206 लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, रोहित शर्मा बन गए हैं। और इन्होंने 203 छक्के लगा दिए हैं। 203 छक्के अगर पूछे कि यह रिकॉर्ड 200 छक्के किसके खिलाफ पूरा किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरा किया है। और किस स्टेडियम में लगाए हैं, तो डेरेन समी स्टेडियम में लगाए हैं। और यह स्टेडियम कहाँ है, वेस्ट इंडीज में है। वहीं देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी रोहित शर्मा हैं। और इस प्रकार से इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले AI विश्वविद्यालय जिसका नाम है यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी, इसके कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो बने हैं साइमन मॉक। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी यह जो है अगर पूछे कहाँ शुरू किया गया है, यह यूनिवर्सिटी खोला गया है मुंबई महाराष्ट्र में खोला गया है। और यह जो है देश की पहली AI विश्वविद्यालय बन गई है। और इसके कुलपति कौन बनाए गए हैं, साइमन मॉक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगर बात करें कि भारत में पहला AI टीचर का कौन सा है, तो आयरिश है। और यह कहाँ कार्यरत है, या मतलब कहाँ पढ़ा रहा है, तो केरल राज्य में पढ़ा रहा है, ठीक है।
अगर हम बात करें हनुमान क्या है, तो AI जनरेटिव चैटबॉट है। इराह क्या है, तो यह भारत की पहली AI फिल्म है। लिसा क्या है, भारत की पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। और यह कहाँ कार्यरत है, तो यह ओडिशा में कार्यरत है, ये याद रखेंगे। और इसके बाद बात करते हैं विक्टोरिया सी क्या है, तो पहली राजदूत हैं। और ये किस देश की पहली राजदूत हैं, तो यह यूक्रेन की पहली राजदूत है, यहाँ से याद रखेंगे। 39वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने को मंजूरी कहाँ दी है, तो मंदिरों के लिए संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी गई है अयोध्या में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मंदिरों का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। और इस संग्रहालय में सभी मंदिरों का इतिहास रखा जाएगा। और इसके लिए टोटल 750 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए हैं। किसके द्वारा, तो टाटा सन्स के द्वारा यह रुपये प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, तो डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए RBI ने किसके साथ अध्यक्षता करी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन AP होता के साथ। AP होता समिति की सिफारिश पर जो है RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने की शुरुआत कर दी है। इसमें जो है इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने का क्या उद्देश्य है, ताकि साइबर सुरक्षा को बढ़ावा जा सके, यानी जो धोखाधड़ी होता है उसको रोका जा सके। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सी समिति की स्थापना की गई है, AP होता समिति की स्थापना की गई है। किसके द्वारा, RBI के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है, तो फ्रीडम एज का संबंध हो जाता है US से, दक्षिण कोरिया और इसके बाद जापान से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फ्रीडम एज अभ्यास यह कैसा अभ्यास है, तो त्रिपक्षीय अभ्यास है। और इस अभ्यास में कौन कौन से देशों ने भाग लिया है, तो इसमें भाग लिए हैं USA, जापान और साउथ कोरिया ने। ठीक है, तो ये 3 देशों ने भाग लिए हैं। और इस अभ्यास का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, जेजू द्वीप पर किया गया है। और यह जेजू द्वीप पर अधिकार किसका है, साउथ कोरिया का है। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर आए हैं। तो इसी को काउंटर करने के लिए फ्रीडम एज अभ्यास शुरू किया गया है इन 3 देशों के द्वारा। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, एक तो मित्र शक्ति और दूसरा सिलिनेक्स अभ्यास होता है। भारत बांग्लादेश के बीच में संप्रीति अभ्यास और बोंगो सागर अभ्यास होता है। वज्र प्रहार अभ्यास किसके बीच में होता है, तो यह USA और भारत के बीच में होने वाला अभ्यास है। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो हुनर क्या है, तो यह है जनजातीय कला प्रदर्शनी। इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, दुबई में किया गया है। ठीक है, एक और आप सभी को याद रखना है कि जो जनजातीय मंत्री अगर पूछे कौन बनाए गए हैं, तो यह जुरेल ओरांग बनाए गए हैं। ठीक है, अगर हुनर क्या है, तो यह एक जनजातीय कला प्रदर्शनी है। इसका आयोजन दुबई में किया गया है, जिसमें जनजातीय की जो रहन सहन होता है, खान पान होता है, वेशभूषा होता है, इसका प्रदर्शन किया जाएगा। 43वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो यह बना है पराग्वे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना पूछे कब हुआ था, तो पेरिस समझौता में हुआ था 2015 में। और इसमें पेरिस समझौता कब हुआ था, तो COP21 में जो है पेरिस में हुआ था। COP21 कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। और कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। और यहीं पर जो है ISA की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, भारत और फ्रांस के द्वारा ISA की स्थापना किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इस संगठन में साइन करके कितने देश शामिल हैं, तो साइन करके 119 देश शामिल हैं। लेकिन पूर्ण रूप से कितने देश शामिल हैं, तो पूर्ण रूप से 100 देश शामिल हैं। 100वां देश कौन सा बन गया है, तो पराग्वे बन गया है। ISA का अगर मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न हमारा है 44वां। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में स्थापित हुआ है। तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। और बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क अगर पूछे कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक के 4 राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को याद रखना है, एक तो बन्नेरघट्टा, दूसरा बांदीपुर, तीसरा नागरहोल और चौथा अंशी राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा, तो यह स्थापित होगा ओडिशा में। यह पहली बार स्थापित किया जा रहा है वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र। यह भारत का पहला होगा, यानी कि पहला जोखिम के
लिए प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तो यह उड़ीसा में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसमें जो है बच्चों को, इसमें जो है नागरिकों को या फिर सेना को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए जो है एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। श्री श्री यूनिवर्सिटी इसका नाम है। ठीक है, तो श्री श्री यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके लिए किया गया है? स्किल डेवलपमेंट के लिए किया गया है। और स्किल डेवलपमेंट करके क्या दिया जाएगा? ताकि जो जोखिम, जैसे सुनामी आ जाता है या भूकंप आ जाए या फिर बाढ़ वगैरह आ जाए, तो इस प्रकार से वहाँ के लोगों को जो है शिक्षित करके उनको इस प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए इस प्रकार का स्किल दिया जाएगा। और इसके लिए जो है वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र भारत में पहली बार खोला गया है। कहाँ पर? उड़ीसा में इसकी शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 27 जून को मनाया गया है, जिसे MSME दिवस कहते हैं। कब मनाया जाता है? तो यह 27 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2017 में मनाया गया था। अगर बात करें MSME 2024 की थीम क्या रखी गई है? तो संकट से उबरने के लिए MSME में लचीलापन लाना इसकी थीम रखी गई है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के दिन पर मनाया जाता है, 23 जनवरी को। फुटबॉल दिवस पहली बार मनाया गया है 25 मई को। आलू दिवस कब मनाया गया है? 30 मई को। मरखोर दिवस कब मनाया गया है? तो पहली बार मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 लैंड किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में CAG का पहला संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो चैडविक हाउस का स्थापना कहाँ किया गया है? तो शिमला में किया गया है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। चैडविक हाउस की स्थापना कहाँ किया गया है? शिमला में किया गया है। चैडविक क्या है? तो CAG का पहला संग्रहालय है। और इस संग्रहालय की शुभारंभ किसने किया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने किया है, जो कि वर्तमान CAG है। CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्य, अगर इसकी उल्लेख की बात करें किस भाग में किया गया है, तो भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। CAG का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष के लिए इनका जो है कार्यकाल होता है। CAG का नियुक्ति अगर पूछे कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, जबकि हटाने का कार्य कौन किसका है? तो संसद के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। 48वां प्रश्न हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? तो दो व्यक्तियों ने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। एक तो डेविड वार्नर ने लिया है और दूसरे ट्रेड बोल्ट ने लिया है। तो इन दोनों व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। डेविड वार्नर का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से, जबकि ट्रेड बोल्ट का संबंध है न्यूजीलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? तो MS स्वामीनाथन को, कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को और PV नरसिम्हा राव जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न के श्रेणी में पहला स्थान का दर्जा किसे देने की घोषणा करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को। अगर बात करें सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है। और यह स्थान किसने दिया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया है। और यह श्रेणी प्राप्त करने वाला भारत का यह 54वीं कंपनी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह मिला है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को दिया गया है। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 यह किसे प्रदान किया गया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को दिया गया है। और यह कहाँ कंपनी स्थापित है? तो यह कंपनी कोलकाता में कार्यरत है। इसके द्वारा जो है 100 युद्धपोतों को बनाने वाली यह भारत की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, तो इसीलिए इसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 51वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? होपेक्स अभ्यास का आयोजन किसके साथ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A, मिस्र के साथ किया गया है। होपेक्स अभ्यास अगर पूछे किसके बीच में हुआ है, तो भारत और मिस्र के बीच में किया गया है। यह किस प्रकार का अभ्यास है? तो यह वायुसेना का अभ्यास है। इस बार यह चौथा क्रम इसका आयोजन किया गया था। और इसका होस्ट अगर पूछे इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था, तो मिस्र में किया गया था। इसमें भारत की तरफ से इस अभ्यास में कौन कौन से जहाज ने भाग लिया था? एक तो राफेल ने लिया था, दूसरा C-70 ग्लोब मास्टर ने लिया था और तीसरा IL-78 ने लिया था। और IL-78 का कार्य क्या है कि जो जहाज़ हवा में
अभ्यास करते हैं, अगर उनका तेल ख़त्म हो जाता है तो IL-78 के द्वारा हवा में ही तेल भर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेसएक्स मिशन का संबंध किससे है? तो स्पेसएक्स मिशन का संबंध है चंद्रमा से। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। स्पेसएक्स मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है इसरो के द्वारा। और कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में लॉन्च किया जाएगा। स्पेसएक्स का फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसके तहत जो है चंद्रयान 4 को जो है 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा और इसका कार्य भी होगा कि यह चांद की सतह से मिट्टी लेकर वापस आना। 53वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो पेन पिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है 2024 में? तो यह दिया गया है अरुंधति राय जी को। साहित्य का अवार्ड है पेन पिंटर पुरस्कार। यह कहाँ प्रदान किया जाता है? तो यह पेन पिंटर अवार्ड प्रदान किया जाता है लंदन में। और किसे दिया गया है 2024 में? तो अरुंधति राय जी को दिया गया है। और ये जो है अरुंधति राय जी को, ये भारत की पहली भारतीय महिला है जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्हें किस कृति के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? अरुंधति राय जी को मिला है। 2 प्रश्न आप सभी को और याद रखना है। एक तो ब्रह्मा विश्व हिंदी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर जी को दिया गया है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थापित है? तो यह पोर्ट लुइस मॉरिशस में स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 54वां, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की को बाहर किया है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, इसको जो है अंग्रेजी में कहते हैं FATF। इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। इसके द्वारा 2 लिस्ट जारी करी जाती है, एक तो प्रथम लिस्ट और दूसरी द्वितीय लिस्ट। प्रथम लिस्ट जो है ब्लैक लिस्ट से संबंधित है, यानी जो देश आतंकवाद को फंडिंग कर रहे हैं उसमें उन देशों को जो है ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। जबकि जो देश आतंकवाद को पहले फंडिंग करते थे लेकिन अब फंडिंग नहीं करते हैं, उन्हें ग्रे लिस्ट में 1 साल के लिए रखा जाता है, फिर इस ग्रे लिस्ट से भी बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से अभी बाहर किया गया है तुर्की को। ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा तुर्की सही हो जाएगा। हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जंगल में आग लगने के लिए, मतलब आग लग जाए मतलब आग ना लगे उसको पहले से ही पता लगाया जा सके, तो इस प्रकार का AI सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है। पेंटोरा सिस्टम यह क्या है? तो देश का पहला उन्नत AI सिस्टम है और इसे कहाँ शुरू किया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस पेंटोरा सिस्टम के द्वारा जो है जंगल की आग का पता लगाने के लिए इस सिस्टम को शुरू किया गया है। इसके लिए जो है पेंच टाइगर रिजर्व में जो है PTZ कैमरा लगाया गया है और इस कैमरे की जूमिंग क्षमता कितनी है? 15 किलोमीटर दूर तक यह देख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। किसकी याद में? तो PC महालनोबिस के जन्मदिन की याद पर मनाया जाता है। भारत का जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, अगर पूछे किस मॉडल पर बनाया गया था, तो PC महालनोबिस मॉडल पर बनाया गया था, जिसमें जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया गया था? तो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। पहली बार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया था? तो 2007 में मनाने की शुरुआत की गई थी। 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम क्या रखी गई है? निर्णय के लिए डेटा का उपयोग करना इसकी थीम रखी गई है। राष्ट्रीय भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1930 में की गई थी। किसके द्वारा? PC महालनोबिस के द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। जबकि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तो दोनों याद रखेंगे। 57वां प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के 3 नए आपराधिक नियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया संज्ञान ऐप। संज्ञान ऐप शुरू किया गया है किसके द्वारा? RPF के द्वारा। ठीक है, RPF जिसे कहते हैं रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया गया है? तो संज्ञान ऐप को शुरू करने का उद्देश्य है, देश में जो है 3 नए आपराधिक कानून को लागू किया जाएगा 1 जुलाई से। 3 नए कानून कौन कौन से हैं इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा है 58वां, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो प्लास्टिक से जो है एक मिलिट्री स्टेशन बना दिया गया है जो कि देश का दूसरा बना है। तो पहला भी देख लेते हैं, दूसरा कौन सा बना है? तो जयपुर में बना है। इसे आप याद रखेंगे। अगर पहले की बात करें, पहला कौन सा है? तो नारंगी
मिलिट्री स्टेशन है जो कि गुवाहाटी में बनाया गया है। और पहला कौन सा, अरे पहला नारंगी है और दूसरा कौन सा बना है, तो दूसरा बना है जयपुर में। ठीक है। प्लास्टिक बैग से रोड जो है कितने मीटर की बनाई गई है, तो 100 मीटर की बनाई गई है। हाल ही में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक को रोकने वाले अध्यादेश को किस राज्य सरकार ने अगर पूछे मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अध्यादेश पारित करवाया है जिसमें जो पेपर लीक करवाएगा व्यक्ति को आजीवन कारावास होगा और साथ में 1 करोड़ का जुर्माना होगा। अगर वहीं पेपर जो है एजेंसी लीक करवाती है तो एजेंसी को जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और साथ साथ में एजेंसी की जो भी संपत्ति होगी उसे सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। आखिरी प्रश्न हमारा है स्टूडेंट, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप सभी को, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो कपिल देव को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, कपिल देव जी को नियुक्त किया गया है। इन्हें हरियाणा हरिकेन भी कहते हैं और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट, इनकी पुस्तक का नाम है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 60 प्रश्नों को व्याख्या सहित देख लिया है। टोटल कितने समय में, तो 45 मिनट हो गया है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं इसका आप सभी को PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सभी को एक बार फिर से बधाई, इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है 13 सालों बाद और 7 रन से जीत लिया है। तो चलिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, मानसून का भी मजा लें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।